Assalamu alaikum dear participants, welcome to all of you. Welcome to online preparation of exploring quantitative skills QRE 107. Dear participants, फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर मॉड्यूल 1 को डिस्कस किया था। मॉड्यूल 1 का जो लास्ट पार्ट है वो आज हम देखेंगे और मॉड्यूल 2 को स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर अभी तक ऑनलाइन प्रिपरेटरी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो काइंडली एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो ऐड हो जाएं। ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ये बुक 8 स्टार पब्लिकेशन QRE 107 बाय मोहम्मद सुहेल असलम जो बुक है इसे हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम जो नंबर एंड इट्स टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे। नंबर्स और टाइप्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स है। कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, ये उनके साथ साथ जो डेफिनेशन है वो लिखी गई हैं कि द नंबर्स दैट वी यूज़ फॉर काउंटिंग, वो नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, अगर उनके साथ हम जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी अगर आप लोग ऐड कर दें होल नंबर्स के अंदर तो फिर जो वो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। और उसी के अंदर एक टाइप है कि अगर उन्हीं इंटीजर्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में A/B की फॉर्म में लिखना शुरू कर दें, यानी कि तो फिर उसको हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स है। लेकिन फ्रैक्शंस के लिए जो कंडीशंस है वो ये कि ए और बी दोनों जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाला जो इंटीजर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़ीरो को आप लोग इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ये हैं कि एक तो ज़ीरो के बारे में है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो के नीचे आप लोग वन पुट कर सकते हैं। ज़ीरो को लिख सकते हैं आप लोग 0/1। ठीक है ना। और बाकी रही बात जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, जो इशारे के अंदर नंबर होते हैं, उनमें सिर्फ एक कैटेगरी है जो इरेशनल। इरेशनल वो हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, यानी कि जो रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते, उनको इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल के अंदर फिर कौन कौन से आ जाते हैं? वो तमाम नंबर जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं, या यूं कह लें कि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो इरेशनल होगा। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर रूट है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, 2 होता है, और वो रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके अलावा जितनी भी रेशोज हैं, जैसे कि पाई है, ई है, ये तमाम के तमाम जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और स्पेशल रेशोज पाई है, ई है, ये तमाम इरेशनल नंबर्स हैं। हाँ, इशारिये वाले जो नंबर्स हैं जो डेसिमल में हैं उनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि डेसिमल होते हैं दो तरह के। कौन कौन से? एक वो डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग जो इशारे के बाद रुक जाते हैं, इनके इशारे के बाद 2 से 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, उनको आप लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो इशारे के बाद रुकते नहीं बल्कि चलते रहते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, जिस तरह स्क्वायर रूट 2 को देखेंगे तो 1 4 1 4 2 1 4 एंड अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। लेकिन टर्मिनेटिंग जितने भी होते हैं वो सारे रैशनल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो कैटेगरी है फर्दर। एक वो है जो बार बार आते हैं, उनको आप लोग रकरिंग बोलते हैं। और एक वो हैं जो बार बार नहीं आते, यानी कि रिपीट नहीं होते, उनको आप लोग नॉन रकरिंग बोलते हैं। तो डेसिमल्स के अंदर सिर्फ एक कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, जो ना तो रुके ना ही रिपीट हो। पाई का जो आंसर है ना वो बेसिकली इरेशनल इसी वजह से है कि ना तो ये डेसिमल के बाद रुकता है, ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? ये इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर पूछा जाता है कि 22/7 भी तो पाई की वैल्यू है, तो वो रैशनल है कि नहीं है? ठीक है ना, वो रैशनल है या इरेशनल है? तो उसमें याद रखिएगा कि 22/7 वैल्यू नहीं है पाई की, बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कि इसका जवाब मिलता जुलता आता है पाई के। तो इस वजह से पाई इरेशनल है, जबकि जो 22/7 है ये चूंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को आपस में आप लोगों ने जो है वो ओवरलैप नहीं करना। इसके बारे में क्लियर आप लोगों को रहना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल की जो कैटेगरीज हैं।
ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्केयर रूट्स सारे के सारे जो है इरेशनल नहीं होते, क्योंकि 25 स्केयर रूट, ये मैंने आपको बात पहले बता दी है। तो इसमें ये जो कैटेगरी है यहाँ पे जो बनाई हुई है, कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर जीरो ऐड हो गया। फिर उसके अंदर इंटीजर्स आ गए हैं, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं। या चाहे तो आप लोग इस फॉर्म में भी इनको लिख सकते हैं कि सबसे अंदर नेचुरल नंबर, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होल नंबर्स हो गए हैं, फिर उसमें मजीद नंबर्स ऐड हो गए हैं तो वो इंटीजर्स हो गए हैं, फिर इंटीजर्स के अंदर भी और नंबर ऐड हो गए हैं तो वो रैशनल बन गए हैं, और रैशनल्स के अंदर भी फर्दर और नंबर ऐड्स हो जाएं तो वो क्या बन गए हैं, इररेशनल्स बन गए हैं। तो ये इस तरीके से नंबर्स की कैटेगराइजेशन आप लोग जो है वो कर सकते हैं, और इनको देख सकते हैं कि ये नंबर्स और उनकी टाइप्स क्या हैं। ये फर्दर जो है वो अच्छा, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी। यहाँ पे पूछा गया कौन सा नंबर नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है। अच्छा, -7 जो है ना, -7 बेसिकली क्या है, ये इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर, जो इंटीजर होगा ना वो पक्की बात है वो रैशनल भी होगा, वो रियल भी होगा। लेकिन आपने सबसे छोटी वाली कैटेगरी बतानी है, जो एक्यूरेट कैटेगरी बनती है ना। जिस तरह -7 की बात कर रहे हैं, तो -7 बेसिकली आप लोग ये कह सकते हैं कि -7 इंटीजर भी है, रैशनल भी है, और रियल भी है। लेकिन हम बेसिकली सबसे जो छोटी वाली कैटेगरी है उस पे फोकस करेंगे कि ये इंटीजर है। क्या है ये? इंटीजर है। ये हमारे पास रैशनल है क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो है हमारे पास बार, जब भी किसी डेसिमल प्लेस, अच्छा जीरो अकेला भी लिखा हुआ था, अकेला जीरो जो है वो रैशनल है। ठीक है ना। 6 के ऊपर बार लगे होने का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद 666 बार बार आई जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो रेकरिंग होते हैं, रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। पाई और 5 स्क्वायर रूट, ये दोनों मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट मौजूद हो और इनकम्प्लीट हो तो वो इररेशनल होता है। डेसिमल में रुक गया है अगर इशारे के बाद कुछ इंचों के बाद, तो वो रैशनल होता है। क्योंकि इशारे के बाद रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, 7.253792325, देखें ना तो रिपीट हो ना रुके, तो उसको बोलते हैं इररेशनल। लेकिन जो रुक जाए इशारे के बाद, या रिपीट होना शुरू हो जाए बार बार, तो वो रैशनल ही होता है। ओके, 81 स्क्वायर रूट ये भी 9 के इक्वल होता है, इस वजह से ये भी जो हमारे पास है रैशनल नंबर होगा। ये उसकी टाइप्स थी, जो नंबर्स और उसकी टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि ये नंबर्स होल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, नेचुरल में कौन से आते हैं, रियल में कौन से आते हैं। ओके, मॉड्यूल 2 है उसके बाद हमारे पास। मॉड्यूल 2 ऑब्वियसली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इसका नाम है। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शंस में वो नंबर जो ए ओवर बी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ए ओवर बी हमारे पास इंटीजर्स हैं। वैसे तो बेसिकली ये रैशनल की कैटेगरी में आ जाता है, क्वेश्चंस की फॉर्म में जो लिखे होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है ना। ऊपर नीचे इसके इंटीजर हैं और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होता। और ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर भी बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर भी हम बोल रहे होते हैं। फ्रैक्शंस को आप लोग किसी भी नंबर से, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। साइन बेसिकली ऊपर या नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 -7/5 और 7/-5 दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। इस वजह से इसके अमूमन बाहर भी माइनस का साइन लिखा जा सकता है। फ्रैक्शंस को जब भी ऐड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर दोनों के सेम है, तो आप ऊपर वाले नंबर्स को सिर्फ आपस में ऐड कर दें। अच्छा, नीचे वाले नंबर अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे एक नंबर मौजूद था कि 1/3 था और -2/5 था। क्या करना चाहिए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 5/15 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, -6/15 हो गया। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में एक दूसरे से माइनस कर देंगे और नीचे 15 उसी तरह रहेगा। बेसिकली ये -1/15 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम करने के बाद आप लोग एक दूसरे में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है।
मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाली वैल्यू से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेगेटिव का साइन उसी तरीके से आप लोगों के पास बाहर आ जाएगा। हाँ ये है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से है कि वो कैंसिलेशन हो रही हो तो आप लोग कैंसिलेशन दरमियान में कर सकते हैं, वरना यहाँ पे देखें 8/7 और 7/3 था, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जो डिवीजन का प्रोसेस है, डिवीजन के प्रोसेस में आप लोग ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे और इनको उल्ट देंगे, इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, उल्ट देंगे। जो 4 नीचे था ऊपर आ जाएगा, ऊपर जो वैल्यू होगी नीचे आ जाएगी। तो उसके बाद वही प्रोसेस करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन का था, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में। लेकिन यहाँ पे उसने जिस तरह ये 4/8 आया था, तो 4 और 8 को कैंसिलेशन करके 1/2 की फॉर्म में लिख लिया है पहले। मतलब ये कि इनको कैंसिलेशन इनकी की जा सकती है इनको सॉल्व करने से पहले। ये जो आप लोगों के पास मिक्स्ड नंबर्स होते हैं, मिक्स्ड नंबर्स के लिए हम ये कर सकते हैं, जिस तरह 4 कंप्लीट 3/4 प्लस 3 कंप्लीट 1/2, तो आप 4 और 3 ये जो कंप्लीट नंबर्स हैं इनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि 4 कंप्लीट 3/4 को लिखा जा सकता है 4 प्लस, जिस तरह 4 कंप्लीट 3/8 को 4 प्लस 3/8। तो बस जो बाकी चीज़ बचती है ना, आप उसको 3/7 और 1/2 को अलग अलग आपस में ऐड कर सकते हैं और ओवरऑल वैल्यू के अंदर ऐड कर दें। तो ये प्रोसेस हम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस तरह 4 कंप्लीट 3/8 था, तो उसने लिखा 4 प्लस 3/8। अब ये नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 32/8 बन गया, ये 3/8। तो आपस में ऐड किया तो 35/8। ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हम वैसे आम रूटीन में ये किया करते थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू ऐड करते थे, तो ये बेसिकली सेम आंसर इसी टाइप से आ जाते हैं। ये इनको मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। ये यहाँ पे एक ब्रीफ समरी भी दी गई है, जिससे पता चल जाए कि सिंपल फ्रैक्शंस को कैसे आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डेसिमल्स के अंदर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होता है वो 10th पार्ट होता है, टेंथ्स बोलते हैं उसको, 1/10 या 10वां हिस्सा भी बोलते हैं। डेसिमल के बाद दूसरे को 100th बोलते हैं, यानी कि 100वां हिस्सा बोलते हैं। तीसरे हिस्से को, तीसरे थर्ड पॉइंट को आप लोग 1000th बोलते हैं या 1000वां हिस्सा भी बोल रहे होते हैं। जबकि जो लेफ्ट साइड पे जाएं तो वंस हैं, फिर उसके बाद टेंस हैं, उसके बाद हंड्रेड्स हैं। यानी कि आप लोग लेफ्ट साइड पे जाएं तो टेंस हंड्रेड्स हैं, और राइट साइड पे आए तो 10th 100th इस टाइप से नंबर्स मौजूद होते हैं। ओके, ये जो डेसिमल्स हैं इनको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में। 0.4 है तो पॉइंट के बाद जितने आप लोगों के पास डिजिट्स हों उतने 1 के साथ जीरोस लगा दें नीचे, यानी कि 3.15 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आप लोग 1 के साथ जो है वो 2 जीरोस पुट कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल्स को जो फ्रैक्शंस में, दोनों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 1/4 भी जैसे लिखा हुआ है फर्दर कि 1/4 है, तो 1/4 को कैसे हम एक से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें 1/4 था तो 1/4 लिखा है। 1/4 का मतलब यही है कि आप लोग इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 को डिवाइड कर दें आप लोग 4 पे, तो जो भी आंसर आ रहा हो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, ये सेकंड मॉड्यूल ये आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी बुक के अंदर प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। बार बेसिकली यूँ कह लें कि इसका नाम ही देखें, मॉडलिंग प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि इसको प्रॉपर एक मॉडलिंग प्रोसीजर से हमने सॉल्व करना था कि कोई स्पेसिफिक सिनेरियो बना के या मॉडल्स बना के इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसके अंदर देखें क्वेश्चन है, मार्था स्पेंड्स 4/9 ऑफ हर अलाउंस ऑन फूड एंड शॉपिंग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर अलाउंस हैड शी लेफ्ट। अब मैं इसके ना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बुक में कोई एक प्रोसीजर मैंने यूज़ किया है, तो आप लोगों को डिफरेंट वेज में आप बता देता हूँ कि आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। आप लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि टोटल कितनी चीज़ होती है, हमेशा टोटल को 100% या 1 बोलते हैं। यहाँ पे देखें टोटल उसका 1 है, 1 का मतलब होता है 9/9। ठीक है ना, 1 को आप लोग क्योंकि जितने पार्ट्स के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं उस हिसाब से आप लोग इसको लिखते हैं। 4/9 जो है उसने स्पेंड कर लिए हैं,
स्पेंट कितना उसका पार्ट है, वो 4/9 है। तो रिमेनिंग कितना बच गया उसका, ठीक है ना। रिमेनिंग में 1 में से 4/9 माइनस किया। अब ये जो 1 था आपको नजर आ रहा, 1 में से 4/9 को डायरेक्ट एलसीएम लेके माइनस कर दें, या फिर 1 बेसिकली 9/9 होता है, 9 के 9 हिस्से हैं 9 में से, ठीक है। 9/9 में से 4/9 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बच गया, 5/9। ये यहाँ पे देखिए मॉडल के जरिए बताया गया कि टोटल 9 पार्ट्स थे उसके पास, उसमें से 4 पार्ट्स उसने जो है वो यूटिलाइज कर लिए हैं, तो कितने पार्ट्स बच गए हैं, 5/9 जो है वो बच गए हुए हैं। तो इस तरीके से इनको आप लोग जो है वो डायग्रामेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में जो है वो प्रॉपर जो है वो थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 3/5 ऑफ चिल्ड्रंस वर गर्ल। अब देखें टोटल जो ग्रुप था वो हमारे पास गर्ल्स का है, टोटल 5 पार्ट्स हैं उसके, उसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो गर्ल्स के हैं। इफ देयर वर 24 गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन अ ग्रुप। अब देखें टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं 3/5, तो आप लोग इसको सॉल्व करते हुए ये भी कह सकते हैं कि लेट टोटल जो चिल्ड्रंस थे वो हमारे पास एक्स हैं। तो 3/5 ऑफ एक्स, यानी कि उनमें से जो 3/5 हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं। 3/5 ऑफ एक्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, और गर्ल्स हैं कितनी, वो 24 है। तो 3/5 एक्स इज इक्वल टू 24। तो 3x आप लोगों के पास कितनी आ जाएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। ये प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये मैं साथ में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग इस तरीके से भी कर लेंगे तो कोई इशू ना हो, ठीक है। अदरवाइज ये देखें टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं 3/5, 3/5 क्योंकि है ना 24 गर्ल्स, ये क्या है 3/5 है। 3/5 इज इक्वल टू 24। इसका मतलब है कि 3 यूनिट्स जो हैं वो 24 के इक्वल हैं। तो हर एक यूनिट कितने का हो गया, 8 का हो गया। तो अगर सारे यूनिट्स को 8 के हिसाब से देखें तो टोटल कैंडिडेट्स कितने बन गए, 5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बन गया, 40। तो इस तरीके से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सैम हैड 120 टेडी बियर्स इन अ टॉय स्टोर, ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम एट ए रेट ऑफ $12 ईच, हाउ मच डिड ही रिसीव। अब उसके पास 120 टेडी बियर्स थे, तो 2/3 उसमें से जो है उसने सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे इसकी आप लोग डायग्राम किस टाइप से बना सकते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स थे, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स में से, इन 3 पार्ट्स में से उसने क्या किया कि 2 पार्ट्स जो हैं वो सेल कर दिए। ये 2/3 जो हैं वो ये बेसिकली सोल्ड हैं। टोटल उसके पास हैं 120। अब 120 का मतलब हो गया कि अगर ये तीनों पार्ट 120 हैं तो हर एक पार्ट 40-40 का हो गया, 40-40 का हो गया ना। तो 2 पार्ट उसने सेल किए, इसका मतलब 80। 2/3 ऑफ टोटल अगर हमारे पास सेल्ड हैं, या इसको आप लोग, अब तो एक्स नहीं है, अब आप इसको फिलहाल कह सकते हैं 2/3 ऑफ टोटल, 2/3 ऑफ 120, 2/3 ऑफ 120। इसका मतलब 80 उसने जो है वो आइटम सेल किए हैं, टेडी बियर्स जो है वो 80 उसने सेल किए हैं, 2/3 ऑफ 120 ये उसके जो है वो सोल्ड है। तो मनी कितनी आएगी, जितनी जिस रेट पे उसने सेल किए हैं, $12 का एक सेल किया है ना, तो 80 मल्टीप्लाई बाय $12 इज इक्वल टू $960। तो इसका मतलब $960 उसने जो है वो अमाउंट रिसीव करी होगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है यहाँ पे। ग्रेस थॉट a plane journey would take 7/10 hours, but the actual journey took 1/5 hours longer. How long did the actual journey take? अब देखें टोटल जर्नी जो था ना वो था 7 बाई उस मतलब टोटल 10 पार्ट्स उसने कर लिए जर्नी के, और उसे या 1 घंटे के 10 हिस्से करके उसे लगा कि 7/10 आवर्स उसको टोटल टाइम लगेगा। तो मैंने ये 10 पीसेस का 1 आवर को, ये टोटल जो वैल्यू है ना वो 1 आवर है, उसके 7 जो 10 पार्ट्स करके उसमें से 7 पार्ट्स जो हैं, यहाँ पे मुझे इसको डिफरेंट कलर देना पड़ेगा
कि उसने ये सोचा था कि उसे जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। ये 7 आउट ऑफ 10 पार्ट्स, 7 आउट ऑफ 10 आवर्स उसको टोटल टाइम लगेगा, 7/10। लेकिन उसको कितना ज्यादा देर लगी, 1/5। 1/5 को कंपेयर करने के लिए ना किसी ऐसी फ्रैक्शन के साथ जिसके नीचे 10 हो, तो 1/5 को आप लिख सकते हैं 2/10। तो 2 पार्ट्स उसको मजीद लग गए, 2/10 आवर्स उसको ज्यादा लग गए, इसी वजह से मैंने ये वाला पार्ट ज्यादा लिखा है। तो इसका मतलब 7/10 और 2/10 दोनों को ऐड करेंगे तो 9/10 आवर्स उसको टोटल जो टाइम लगा है। हमेशा याद रखिएगा, जब उसको वक्त ज्यादा लग जाए, लेट हो जाए, तो तब टाइम ऐड हो जाएगा। मतलब यूं कह लें कि उसने 2 घंटे में पहुंचना था, 1 घंटा वो लेट हो गया, तो जो उसने सोचा था लेट होने का मतलब उससे इजाफी टाइम, तो उसमें वो टाइम ऐड हो जाएगा। और अगर जल्दी पहुंच जाए, अर्लियर पहुंच जाए, तो जो उसने सोचा था टाइम उसमें से जितना अर्ली पहुंच गया, मतलब एक बंदे ने सोचा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा ना, और उसके बाद वो कह दे कि जी 5 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब जो 1 घंटा सोचा था 60 मिनट, उसमें से 5 मिनट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से अर्ली जब पहुंचेगा तो आप लोगों ने माइनस करना है, लेट जब होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, टिमी टुक 2/3 आवर्स टू पेंट अ पोर्ट्रेट। टिम टिमथी को क्या कह रहा है कि 2/3 आवर्स लग रहे हैं किसी भी चीज को पेंट करने के लिए। दिस वॉज 1/3 आवर शॉर्टर देन दैट टाइम ही टुक टू पेंट द सीनरी। सीनरी को जितना पेंट करने में टाइम लगता था, उससे ये टाइम कितना कम है, 1/3 आवर कम है। तो भाई इसका मतलब ये हो गया सीनरी को पेंट करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, तो 2/3 और 1/3 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि यूं कह लें कि एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह गया, वो कहता है 5 मिनट लगे, लेकिन ये 3 मिनट कम था टाइम जो उसको किसी और जगह पहुंचने में लगता था। तो इसका मतलब उसको किसी और जगह पहुंचने में 8 मिनट टाइम लग रहा होता था। अगर 5 मिनट में वो पहुंच गया है और 3 मिनट पहले पहुंच गया है किसी चीज से, तो इसका मतलब पहले उसको 8 मिनट लगते थे। तो ये उसी तरीके से है, पोर्ट्रेट को 2/3 आवर्स लगे हैं, तो सीनरी को पेंट करने में कितना टाइम लगता था, सीनरी को पेंट करने में 1/3 आवर मजीद जो है वो टाइम लगता था। ये 2/3 आवर्स हैं, ठीक है ना। तो शार्टर फ्रॉम सीनरी 1/3 आवर, तो दोनों टाइम आपस में ऐड हो जाएंगे। सीनरी का टाइम निकालने के लिए दोनों टाइम ऐड कर देंगे, क्योंकि सीनरी के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा है, सीनरी के अंदर ज्यादा टाइम लगता है। एट द एनिमल शेल्टर 4/6 ऑफ द एनिमल्स आर कैट। किसी भी एनिमल शेल्टर के अंदर जो कैट्स हैं वो कितनी हैं, 4/6 हैं। ऑफ द कैट्स, टोटल ये सारे एनिमल हैं, 6 हिस्से जो हैं ये एनिमल्स के हैं, उसमें से 4 हिस्से कैट्स के हैं। अब वो कैट्स में से कह रहे हैं कि कैट के अंदर से हाफ मेल है। अब हाफ मेल है ना, तो आप जो मेल हैं उनको भी, अब ये टोटल 4 हिस्से कैट्स के हैं, तो इसका मतलब उसमें से हाफ का मतलब 2 हिस्से मेल हो गए, 2 हिस्से जो है वो फीमेल हो गए ना। तो ये देखें, हाफ ऑफ 4/6, हाफ ऑफ कैट्स, कैट्स का जो हाफ है, कैट्स हैं 4/6, उनका हाफ वो कितना बन गया, 2/6। ये यहीं से भी पता चल रहा है कि 4/6 कैट्स हैं, तो 2/6 उसमें से 2 हिस्से मेल के हो गए, और 2/6 ये जो 2 हिस्से हैं जो बाकी बचे हैं, जो जिनको मैंने अब नहीं कलर किया, ये फीमेल के हैं। टोटल 6 हिस्से थे, 6 हिस्से में से 4 हिस्से कैट्स हैं। कैट का हाफ, इनके 4 में से 2 2 हिस्से आगे मेल और 2 हिस्से फीमेल, क्योंकि कैट्स में से उसने कहा है कि हाफ मेल और हाफ फीमेल है, तो 2/6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अ टैको रेसिपी कॉल्ड फॉर 2/3 कप ऑफ चीज पर टैको। वो कह रहा है कि टैको रेसिपी है जिसके अंदर 2/3 कप्स ऑफ चीज जो है वो पड़ रही है हर एक टैको के अंदर। एंड्रयू वांट्स टू मेक 3 टैकोस, अगर 3 टैकोस बना रहा है तो इसमें भी 2 हिस्से पड़े हैं चीज के, इसमें भी 2 हिस्से, इसमें भी 2 हिस्से, इसका मतलब तीनों टैकोस में 2 2 हिस्से, 2/3 2/3 2/3, तो कितने बन गए, 6/3। मतलब आप लोग डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते थे, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो इक्वल टू 6/3, और 6/3 बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो 2, या 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 कप्स जो है वो जनरेट हो रहे होंगे। क्लियर।
एनालिटिक प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग, और इस तरीके से भी साथ में जो है वो डायग्रामेटिकली सहारा भी ले सकते हैं। Ethan is icing 30 cupcakes. He spread a mint icing on a 1/5 of the cupcakes. 30 cupcakes हैं जी टोटल। 1/5 उसमें से जो है उसके पास ही स्प्रेड मिंट आइसिंग, उनमें से पांचवा हिस्सा जो है उसने क्या किया है, मिंट आइसिंग की है। तो ये मैंने 5 हिस्से बना लिए। ये इस तरह के 5 हिस्से हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस तरीके से 1 2 3, ठीक है ना, इस तरीके से ये 5 हिस्से बनाए मैंने पहले। ठीक है, बेसिकली पहले इसी टाइप से 5 पार्ट्स को डिवाइड किया गया था। फिर उन 5 पार्ट्स के अंदर क्या किया, यानी कि ये यूं कह लें, ये डायग्राम बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट हुई थी। 5 पार्ट्स हैं। अब उसमें से पांचवा हिस्सा जो है 1/5, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, मिंट हो गया। या फिर यूं कह लें 1/5 ऑफ 30 मिंट हो गया, यानी कि 6 कप केक्स जो हैं वो मिंट के हो गए। अच्छा, फिर एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 30 में से 6 कप केक निकाल दिए 24। या फिर यूं कह लें जो रिमेनिंग बच गए हैं वो बच गए हैं 4/5, उनके 5 में से 4 हिस्से बच गए। हाफ ऑफ द रिमेनिंग कप केक, ये 4/5 को आप लोग डिवाइड कर लें 2 पे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएंगे 2/5, कि उनमें से हाफ, ये वाले भी 2 हिस्से हाफ बन गए और 2 हिस्से ये बन गए हाफ। ठीक है ना, हाफ को क्या कर दिया, हाफ को वेनिला फ्लेवर दे लिया। तो 2/5 को वेनिला दिया, 2/5 को आप लोग 24 से उसी तरीके से जो आप लोगों के पास 1/5 था ना जैसे, तो उसके जो रिमेनिंग 4/5 बचे हैं, 2/5 ऑफ 30, क्योंकि आपके पास, अब मैंने रिमेनिंग उसी तरीके से फाइंड आउट कर ली है, 2/5 ऑफ 30। तो 12 को वनीला फ्लेवर दे दिया है, तो बाकी जो है वो इसी तरीके से आप लोग, अच्छा हाफ ऑफ को चॉकलेट दे दिया, हाफ को वनीला दे दिया है। तो हाफ को वनीला, 12 को वनीला मिल जाएगा, 12 को जो है वो चॉकलेट फ्लेवर मिल जाएगा। इस तरीके से कर लें। या जो यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है कि ये 1/5 पार्ट था, जो कि 6 बन रहे हैं ना, ये 1/5 यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, 6 बन रहे हैं। अब बाकी जो 24 बन गए थे उसमें से हाफ, हाफ को वनीला फ्लेवर दे दिया है और हाफ को जो हमने है चॉकलेट फ्लेवर दे दिया है। तो हाफ को चॉकलेट फ्लेवर जब दिया है तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जो बाकी बचे थे 24, उनका हाफ जो हो गया वो 12 बन गए, उनको हमने चॉकलेट दे दिया है। तो 12 चॉकलेट हो गए, 6 जो है वो हमारे पास मिंट हो गए। तो बाकी भी 12 बच जाएंगे, कि 12 क्या हो जाएंगे, वनीला फ्लेवर हो जाएंगे। या फिर इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते थे कि 1/5 को मिंट दिया है, तो बाकी बच गए 4/5, 4/5 को डिवाइड किया 2 पे, तो वो बच गया 2/5। तो 2/5 को हमने क्या दे दिया है, चॉकलेट फ्लेवर, और 2/5 को हमने दे दिया है, यहाँ पे बेसिकली जो 1/5 लिखा है वो इस सेंस में लिखा है कि ये वाला एक पार्ट यहाँ से चला गया ना 2/5 में से। ठीक है, तो उतना ही पार्ट, इसको 2/5 प्रॉपर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। 2/5, और वो कितने बनेंगे, 12। 12 को वनीला और 12 को चॉकलेट फ्लेवर हमने दे दिया है। 12 लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। Maddox put 1/4 of her lawn mowing money in a saving. टोटल 4 पार्ट्स है उसके पास, उसमें से एक चौथाई हिस्सा उसने जो है वो सेविंग में किया। एंड यूज हाफ ऑफ द रिमेनिंग मनी, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मनी टू पे बैक हिज सिस्टर। अच्छा, जो अब 3 हिस्से बच गए ना, 3 हिस्सों में से आधे जो हैं उसने किसको दे दिए, सिस्टर को दे दिए। ये 3 हिस्से थे, ये पूरे पूरे जो लेंथी कर रखे ना 3 पार्ट्स हैं, उसमें से हाफ उसने सिस्टर को दे दिए। तो हाफ सिस्टर को दे दिए, तो बाकी हाफ बच गए उसके पास, वो 15 है। अच्छा, अब 15 है तो इसका मतलब ये वाले 5/5 का यूनिट बच गया। तो जो उसने सिस्टर को दिए वो भी 5/5 का यूनिट था।
तो ये टोटल कितने बन गए? 30। जो ये 3 पार्ट्स थे जो रिमेनिंग आए थे, रिमेनिंग बेसिकली 3 पार्ट्स आए थे ना, वो 30 के बच गए। तो इसका मतलब हर एक पार्ट 10-10 का था। तो ये पार्ट जो सेविंग की वो भी 10 है, टोटल 40। यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्ज किया टोटल अमाउंट एक्स है, सेविंग उसने 1/4 की, तो बाकी कितनी बच गई? एक्स माइनस 1 और 4x कर लें आप लोग इसको। तो 3/4 ऑफ एक्स उसकी जो है वो रिमेनिंग बच गई। अब 3/4 का हाफ, 3/8 जो है वो सिस्टर को रिटर्न कर दिए। और 3/8x अगर 15 के बराबर है तो इसका मतलब x को सिंप्लीफाई कर लें। 3/8x इज इक्वल टू 15 से उसने फिर फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई किया है और x की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि 40 बन रही है ना। ये देखिए x को सिंप्लीफाई कर लिया, इसका मतलब $40 उसके पास स्टार्ट में जो अमाउंट थी वो मौजूद थी। तो इनके साथ x लिख लें आप लोग स्टार्ट में। Jessica bought 8/9 of a pound of chocolate and ate 1/3 of a pound. टोटल 9 पार्ट्स हैं, उसमें से 8 पार्ट्स उसने खरीदे, उसमें से 3 पार्ट्स वो खा गई। तो बाकी कितने बच गए? ये देखें थोड़ा सा लाइटर उसमें लिखा है, 5 पार्ट्स उसके बच गए। टोटल चॉकलेट 8/9 थी, चॉकलेट खा कितने लिए? 1/3। तो बाकी कितने बच गए? 5/9 पार्ट्स जो है उसके पास बच गए। 5/9 ऑफ अ पाउंड जो है वो बच गया। टॉम bought a board that was 7/8 of a yard long। ठीक है, तो 7/8 यार्ड टोटल वो कोई एक बोर्ड लेके आया था। ही कट ऑफ हाफ ऑफ ए यार्ड, उसने आधा यार्ड जो है वो कट कर दिया। अब इसको इस 1/2 को ना 8 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो गया 4/8। 4/8 यार्ड उसने जो है वो कट कर दिया इसमें से, 7/8 में से। तो 7/8 में से 4/8 को आप लोग माइनस कर दें तो 3/8 यार्ड जो है उसके पास लेफ्ट होगा या बच जाएगा। ये देखें, तो टोटल 3/8 सॉरी 7/8 वो लेके आया था, ठीक है ना। तो उसमें से हाफ यार्ड उसने कट कर दिया है, हाफ यार्ड का मतलब होता है 4/8। तो 4/8 7/8 में से माइनस कर दिया तो 3/8 बच गया। ओके, ये यहाँ पे इसको लिखते हुए ये जो 7/8 यार्ड था, 1/7 नहीं था, ये 7/8 यार्ड था। और ये 1/8 यार्ड फालतू था। तो इस 7/8 में से हमने हाफ यार्ड या यूं कह लें 4/8 यानी कि 4 पार्ट्स हमने कट कर दिया, तो बाकी 3 पार्ट्स बच गए। ओके, तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस होगा। ये एक्सरसाइज बेसिकली जो आपके कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ये एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज मौजूद थी, तो आपके कोर्स का ऑब्वियसली ये पार्ट है। Sam rode his bike 2/5 of a mile and he walked another 3/4 of a mile. How far did he travel? अब देखें इन दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर थे ना, 5 और 4, वैसे तो ये है कि ये उसने पहले ट्रैवल किया इतना, उसने वॉक किया, तो दोनों को ऐड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई तो हो जाएगा। लेकिन मॉडलिंग की फॉर्म में देखें तो 2/5 को और 3/4 को आपस में कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इस 2/5 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो 8/20 बन जाएगा। और 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 15/20 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर तो यही होता है। तो इसका मतलब 20-20 पार्ट्स के फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे कि इसको 4-4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया और इसको 5-5 पार्ट्स में। तो ये 8/20 आ गया है, 15/20, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 23/20 बन जाएगा। 23/20 माइल्स आप लोगों के पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। या 1 कंप्लीट 1/20 भी लिख सकते हैं इसको, 1 कंप्लीट 3/20। सेले वॉक 3/4 ऑफ ए माइल बिफोर लंच एंड हाफ माइल्स आफ्टर लंच। तो अब ये 1/2 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कि एक लंच से पहले ट्रैवल कर रहा है, एक लंच के बाद ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल कितना ट्रैवल कर रहा है तो ऐड कर दें। लेकिन कंपेयर करने के लिए 3/4 और जो 1/2 था उसको भी 4 की फॉर्म में लिख लिया, 2/4 भी लिख सकते हैं ना। तो 3/4 और 2/4 कितना हो गया? 5/4 टोटल जो लेंथ है उस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से जो ये क्वेश्चंस हैं, ये देखें, डॉन बॉट 3/4 ऑफ अ पाउंड ऑफ जेली बीन्स एंड 5/8
pound of gummy bears. हाउ मच कैंडी डिड ही बाय? तो एक 3/4 है, एक 5/8 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। या 3/4 वाला भी जो है उसको 6/8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें 4 पार्ट्स थे ना इनके, तो मैंने 8 की फॉर्म में करके और आपस में एक दूसरे के साथ ऐड किया है उसको। ठीक है, तो मॉडलिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और डायरेक्ट जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो मॉडलिंग क्वेश्चंस थे, ये भी आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है, तो इनको ज़रूर देखिएगा। ये मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे वो कर रहा हूँ। ये साथ साथ देख लीजिएगा इनको, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पे भी आप लोगों को कोई इशू आ रहा हो, आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपके सामने। ये क्वेश्चंस उनकी स्टेटमेंट मैं जल्दी से पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों को आने चाहिए। पिज़्ज़ा है 8 पार्ट्स हैं, तो 5 उसमें से खा लिए तो ज़ाहिर है 3 पार्ट्स बच जाएंगे, टोटल माइनस ईटन करके, माइनस करके। ओके, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं इनकी स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने से इसी वजह से गुजार रहा हूँ ताकि आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर सकें। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ। ओके, 1/3 पार्ट अगर 21 है, तो तीनों पार्ट्स कितने कितने के होंगे? 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू जो है वो 63 हो जाएगी। तो ये मैंने लास्ट वाले इसीलिए नहीं एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद भी अपने आप को प्रैक्टिस मोड में लेके जाएं। ठीक है, तो यही प्रोसेस आप लोग ये देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगेन मैंने शो किया है, इसको सॉल्व किया हुआ है। लेकिन जो कंप्लीट आप लोग इनको क्वेश्चन चूंकि साथ में लिखा भी हुआ है और मॉडल्स भी साथ में मौजूद हैं, कहीं पे भी इशू होगा आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ ये जो मॉडलिंग एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है वो यूनिट्स या जो प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज इन्वॉल्विंग यूनिट रेट या यूनिट कन्वर्जन्स, उसको इंशाल्लाह देखेंगे।